आखिर ये 24 सितंबर बहुजनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 24 सितंबर का दिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें ऐतिहासिक चर्चा हम करने जा रहे हैं। ये मामला उस समय का था जिस समय भारत देश के अंदर जातिवाद, छुआछूत चरम सीमा पर थी। अंग्रेजों का शासन था सम्मानित साथियों, लेकिन भारत के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म ही नहीं ले चुके थे, बल्कि 1930 के आसपास वो अपनी सभी पढ़ाई पूरी करके भारत में सामाजिक आंदोलन में कूद पड़े थे। वो उनको सही रिपोर्ट नहीं देते थे। ये बात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं कि हमारे जो 4-5 लोग हमारे जो आसपास रहते हैं, इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सिर्फ इतना बताया मुझे। जब गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट रहे थे बाबा साहब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, तो 20,000 लोगों ने, मेरी बात ध्यान सुनिए, 20,000 लोगों ने बंदरगाह पर बाबा साहब का सम्मान किया, स्वागत किया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बाबा साहब का और मुस्लिम प्रतिनिधियों का उसी बंदरगाह पर एक साथ सम्मान किया गया था और 20,000 लोग वहां पर एकत्र हुए थे। तब महात्मा गांधी ने देखा, तब वो इस बात को कहते हैं कि हमारे लोगों ने हमको गलत सलाह दिया। उन्होंने ये हमको बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार का बच्चा है और इनके साथ जो 3-4 लोग हैं वो इनके कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं, इसके अलावा कोई इनके साथ नहीं है। जब सम्मान करने के लिए बाबा साहब का इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए, तब ये एहसास महात्मा गांधी को होता है कि अगर पहले ये लोग हमें सच्चाई बता देते हैं तो हम किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और जो अस्पृश्यों को अधिकार मिल रहे हैं उनका हम समर्थन करते हैं। क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विरोध किया था, इस बात को वो कहते हैं। अब हम पुनः वापस लौटते हैं 1930 में, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है, तो बाबा साहब पहले ही गोलमेज सम्मेलन में इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री महोदय, जब आपका शासन सत्ता नहीं था इस देश के अंदर, अछूतों अस्पृश्यों पर शोषण अत्याचार होता था, अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था। आपके आने के बाद क्या वो स्थिति बदली? आपके शासन से पहले अस्पृश्यों को नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं था, क्या अब है? क्या वो किसी नौकरी में जा सकते हैं? उत्तर नहीं। इस तरह के प्रश्न रखकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष बाबा साहब ने उनकी औकात को याद दिलाया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, क्या आपने 150 साल शासन किया भारत के अंदर, लेकिन इस स्थिति को आप बदल क्यों नहीं सके? तब बाबा साहब कहते हैं कि हमें भारत के अंदर सिर्फ एक शर्त पर आज़ादी चाहिए, वो ये कि भारत के अंदर अस्पृश्यों को, अछूतों को हिंदू समुदाय से अलग मानते हुए उन्हें नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया जाए, समान नागरिकता दी जाए। इस तरह की बड़ी बड़ी मांगे बाबा साहब ने रखी। ये बात देखकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तैयारी होती है और ये बात आग की तरह भारत के अंदर फैल जाती है। महात्मा गांधी तक और कांग्रेस तक ये बात पहुंचती है। कांग्रेस उस समय राजनीतिक दल नहीं हुआ करता था, तो महात्मा गांधी तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने इस बात को कहा कि आप चिंता मत करिए, अगले गोलमेज सम्मेलन में हम खुद जाएंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम वहां पर नेस्तनाबूद कर देंगे, निरुत्तर कर देंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी पार्टिसिपेट करते हैं और उस समय पूरे भारत के 125 प्रतिनिधि वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक बार पुनः जब महात्मा गांधी का अवसर आता है बोलने का, तो वो सिरे से इसको नकार देते हैं कि जो अस्पृश्यों का नेता कहा जा रहा है, सही मायने में अस्पृश्यों के नेता ही नहीं। तब बाबा साहब कहते हैं कि आप चाहे हमें अस्पृश्यों का नेता माने या न माने, कई तार बाबा साहब के पास पहुंचे थे,
कई संगठनों के तार पहुंचे थे। वो तार दिखाते ही बाबा साहब कहते हैं कि ये देखिए, इस तरह के संगठनों ने हमें भेजा है कि मेरे स्पर्शों का अगर कोई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ये बात वहां पर सिद्ध हो जाती है। बहुत बढ़िया। और महात्मा गांधी एक तरह से झूठे साबित हो जाते हैं। वो अपने आप को स्पर्शों का नेता कहते थे, बाबा साहब ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। और फिर बाबा साहब की बहुत सारी मांगे, वहां पर आपको बताएं, एक अल्पसंख्यक कमेटी बनाई गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये रखा, इन सभी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उसमें मुस्लिम थे, सिख समुदाय थे, अस्पृश्य था, कि अगर आप आम सहमति से कोई एजेंडा तैयार कर लेंगे तो हम उसको मान लेंगे। महात्मा गांधी सार्वजनिक सभा में कुछ और कहते थे, अकेले में जाकर और कुछ कहते थे। सार्वजनिक सभा में महात्मा गांधी ने कहा कि जो भी सर्वसम्मति से तय हो जाएगा अल्पसंख्यक कमेटी की तरफ से, वो हमें मान्य होगा। अस्पृश्यों को जो अधिकार दिए जाएंगे वो हमें मान्य होगा। ये बात महात्मा गांधी खुले हम, जैसे हम लोग सार्वजनिक मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी मीटिंग में कहते हैं। लेकिन उसके बाद जिस होटल में ठहरे हुए थे, एक कुरान की किताब लेकर महात्मा गांधी, जहां पर मुस्लिम साथी हमारे ठहरे हुए थे जिस कमरे में, वहां पे जाते हैं और इस तरह से कुरान को सामने रख देते हैं और मुस्लिम प्रतिनिधियों से ये बात कहते हैं कि इस कुरान में बताइए कहां पर लिखा है कि किसी धर्म को तोड़ने का अधिकार दिया गया। तो मुस्लिम प्रतिनिधि कहते हैं कि सीधी सीधी बात करिए, क्या कहना चाहते हैं आप। तब महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें आपको अधिकार मिल जाए कोई आपत्ति नहीं, सिखों को अधिकार मिल जाए कोई आपत्ति नहीं, भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकार मिल जाए यहाँ से, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर अस्पृश्यों को अधिकार मिलता है तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये बात अकेले में जाकर कहते हैं। ध्यान देने की जरूरत है हर समय, क्योंकि हम पूरा इतिहास जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हर समय मुस्लिमों ने अस्पृश्यों का साथ दिया, हर समय साथ दिया। एक नहीं, कई घटनाएं हम बता सकते हैं। सावित्रीबाई फुले का मुस्लिमों ने साथ दिया। जब बाबा साहब महार तालाब का आंदोलन कर रहे थे, वहां जगह नहीं मिल रही थी मीटिंग करने के लिए, मुस्लिम ने साथ दिया, जगह दी, अपनी सुरक्षा दिया। और एक गोल में सम्मेलन में मुस्लिमों ने महात्मा गांधी से स्पष्ट तौर पर कह दिया, आप चाहे सहमत हो या कतई सहमत ना। वो कहते हैं कि हमारा समाज, यानी कि मुस्लिम समाज, बहुत ही समृद्धशाली है अस्पृश्यों की बजाय। जब हम अधिकार मांगने आए हैं और हमें अधिकार मिल रहे हैं, तो बताओ अस्पृश्यों को अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम किस आधार पर उनका विरोध करें? जब हम सक्षम हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं, और वो सक्षम नहीं है, हम उनके अधिकारों का कैसे विरोध करें? हम विरोध नहीं करेंगे, बल्कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का साथ देंगे, और साथ दिया भी मेरे साथ। और साथ देने की बदौलत वो घड़ी आ गई जब अल्पसंख्यक कमेटी में किसी तरह की आम सहमति नहीं बन पाई, तो 17 अगस्त 1932 को उसी कमेटी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर करवा लिए उन सभी प्रतिनिधियों से कि अगर आप आम सहमति नहीं बनाएंगे, किसी कॉमन एजेंडा नहीं बनाएंगे अस्पृश्यों को अधिकार देने के लिए, तो ऐसे में हम अपनी तरफ से निर्णय देंगे और वो निर्णय आपको मान्य होगा। सभी प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए उस पर, महात्मा गांधी ने भी किया। और अंततः 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी होता है। कम्युनल अवार्ड में अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया वो बिल्कुल सही बात। अस्पृश्यों को दोहरा मताधिकार मिला। दोहरा मताधिकार का मतलब समझिए, अस्पृश्य लोग जहां पर बहुसंख्यक आबादी होगी अस्पृश्यों की, हाँ सर, बस 10-15 मिनट लगेगा सर, तब तक पानी वगैरह पीजिए। अस्पृश्यों को अरे बात पूरी हो जाए। अस्पृश्यों को किस तरह से अधिकार मिले, उसमें दोहरा मताधिकार की हम बात कर रहे थे। ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज जो चमचे पैदा हो रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भारत के अंदर इस समय 131 सांसद अनुसूचित जाति बिलोंग करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान खत्म करने की बात
संसद के अंदर होती है, लेकिन उनकी जुबान नहीं खुलती। ये इस तरह के चमचे तैयार हो गए। माननीय कांशीराम साहब इस बात को कहते हैं कि 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ, उससे चमचे पैदा हो गए भारत के अंदर। ये 131 सांसद चमचे नहीं और क्या है, जो उनकी पार्टी के लोग भारतीय संविधान को खत्म करने की बात करते हैं और इनकी जुबान नहीं खुलती। मेरे साथियों, दोहरा मताधिकार जो मिला उसको जानना बहुत जरूरी है। दोहरा मताधिकार में अस्पृश्य कैंडिडेट होता। आज की डेट में हम अनुसूचित जाति जनजाति कह सकते हैं, अस्पृश्य कैंडिडेट होता और अस्पृश्य ही वोट करता। अब सोच कर देखिए साथियों, जैसे हम मान लीजिए चुनाव लड़े और हमको सिर्फ SC ST का ही वोट लेना हो, तो हम बताओ संसद में SC ST की बात उठाएंगे या जनरल कैटेगरी वाली बात उठाएंगे? हम SC ST वालों की बात उठाएंगे, उनकी समस्याओं को उठाएंगे। इस अधिकार को महात्मा गांधी ने 24 अगस्त 1932 को छीन लिया। मेरे साथ में महात्मा गांधी ने कहा कि दोहरा मताधिकार जो मिला है, पृथक चुनाव क्षेत्र जो मिला है, इसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। महात्मा गांधी का निर्णय देखिए, कहते अगर मेरी जान भी चली जाए, मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, लेकिन हम अस्पृश्यों को ये अधिकार स्वीकार नहीं करेंगे। महात्मा गांधी का संकल्प। बाबा साहब का संकल्प देखिए। बाबा साहब कहते हैं कि ये जो बिजली का खंभा है ना, इस पर अगर कोई मुझे लटका दे, लेकिन मैं मेरे समाज को जो मिला अधिकार, दोहरा मताधिकार और पृथक चुनाव क्षेत्र, ये किसी भी कीमत पर गंवाने वाला नहीं हूं। मुझे फांसी पे लटकाया जाए, मुझे वो स्वीकार होगा, लेकिन ये अधिकार मैं गंवा लगा। ये संकल्प बाबा साहब का है। मेरे साथियों, कभी आपसे कोई बात करे कि महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में क्या फर्क है, तो आप कह देना कि महात्मा गांधी फांसी पे लटकने के लिए तैयार थे, अस्पृश्यों को अधिकार छीनने के लिए, और बाबा साहब फांसी पे लटकने के लिए तैयार थे, अस्पृश्यों को अधिकार दिलाने के लिए। ये अंतर महात्मा गांधी और बाबा साहब। अंततः महात्मा गांधी ने कई पत्र लिखे। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी होता है। 18 अगस्त 1932 को माननीय प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी पत्र लिखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8 सितंबर को जवाब लिखते हैं। 1932 की बात कर रहे हैं महात्मा गांधी को, और कहते हैं लगता है आपने किसी गलत फहमी में पत्र लिख दिया है। और ये शब्द अगर किसी लेटर में, किसी पत्र में स्टार्टिंग में सम्मिलित हो जाए कि आपने गलत फहमी में लिख दिया है, तो उस पत्र का जो महात्मा गांधी ने लिखा था उसकी बखिया उधर दें। 9 सितंबर को फिर महात्मा गांधी ने पत्र लिखा और इसमें चैलेंज कर दिया कि हम उस समय अरबदा जेल में थे और ये पुणे में जेल है। जेल से उन्होंने कहा कि हम जेल में ही आमरण अनशन करेंगे। 20 सितंबर 1932 को 19 सितंबर आ गया मेरे साथियों। 19 सितंबर को बाबा साहब का 16 सितंबर 1932 को। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि एक डेट वाइज हम पूरी बात रख रहे हैं। मेरे साथियों, हम आपको बता दें, हम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कन्नौज हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी है, इसी संगठन में है। और इस समय अंबेडकर संदेश के नाम से यूट्यूब चैनल पर हम थोड़ा काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि बाबा साहब का जितना साहित्य है, वो सटीक जानकारी जो भारत सरकार प्रकाशित करती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, उसको स्टडी भी कर रहे हैं और उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे डेट वाइज पूरा रिकॉर्ड मानिए। 19 सितंबर 1932 आ गए मेरे साथियों, और 19 सितंबर को बाबा साहब का 16 सितंबर को एक अखबार में, वैसे तो जनरल मीडिया जैसे आज बिहेव करती है वैसे उस समय करती थी, हम आपको बता दें। ये सोशल मीडिया ना होता तो हमारी बात शायद कभी ना पहुंचती, मणिपुर की घटना शायद कभी ना पहुंचती आप तक। इंटरनेट पे पाबंदी लगी थी 3 मई से पूरा जून। प्रिंट मीडिया पे तो बैन नहीं लगा था। क्यों नहीं मणिपुर की घटना आई?
जो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, इंटरनेट पे बैन लगा था। तो मेरे साथियों, सोशल मीडिया जब से आया तब से हमारी बात आप तक और आपकी बात हम तक पहुंचती है, इस बात का ध्यान रखिए। उस समय भी मीडिया का यही नेचर था। बाबा साहब जब गोलमेज सम्मेलन में इस तरह से स्पर्शों की मांग करते हैं तो क्या प्रचारित किया गया, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अलग देश की मांग की है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ प्रचारित किया गया मेरे साथ में मीडिया के द्वारा। भारत में बाबा साहब ने कभी भी अलग देश की मांग नहीं की, अधिकारों की मांग की कि हमें भारत में रहकर ही हमें अलग अधिकार दिए जाएं। इस तरह से 16 सितंबर 1932 को जब बाबा साहब का अखबार में मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्रकाश कराया, और उसमें बाबा साहब कहते हैं किसी भी कीमत पर हम ये जो कम्युनल अवार्ड में हमें अधिकार मिले हैं, दोहरा मताधिकार, पृथक चुनाव क्षेत्र हम बदलने वाले नहीं। तब 19 सितंबर 1932 को 20 सितंबर से महात्मा गांधी का अनशन हुआ था। 19 सितंबर 1932 को पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस सीधे महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, नागपुर पहुंच जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति एक अधिकार छीनेगा ना तो उसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था देगा कि नहीं देगा। महात्मा गांधी हमें जो दोहरा अधिकार मिला, पृथक चुनाव क्षेत्र मिला, इस छीनने के लिए आमरण अनशन करने जा रहे हैं। आखिर आमरण अनशन खत्म कैसे होगा कि भाई चलो ठीक है, ये अधिकार आपको मान्य नहीं है तो इसकी जगह आप कोई कार्ययोजना रखिए कि ये अधिकार हमें नहीं मान्य है, ये वाले अधिकार देने की तैयार। पंडित मदन मोहन मालवीय की पूना वहां से थोड़ी दूर था, तो तुरंत शाम को रात को ट्रेन से रवाना होते हैं, महात्मा गांधी से मिलेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। तो महात्मा गांधी साथ में ही पंडित मदन मोहन मालवीय मिलते हैं और सुबह अगले 20 सितंबर को आकर बाबा साहब से मिलते हैं और कहते हैं कि महात्मा गांधी ने एक कार्ययोजना रखी है, एक प्लानिंग रखी है कि अगर ये प्लानिंग आप मान लें तो हम आमरण अनशन नहीं करेंगे। तो प्लानिंग जाने क्या रखा, आपको भी ऐसी आएगी। उन्होंने कहा ठीक है, दोहरा मताधिकार और पृथक चुनाव क्षेत्र हटा दें और इसलिए एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में जहां बहुसंख्यक आबादी स्पर्शों की होगी, वहां एक सामान्य वर्ग का भी कैंडिडेट लड़ेगा चुनाव और स्पर्श भी लड़ेगा। अगर बाई चांस सामान्य का व्यक्ति जीत जाता है, सामान्य वर्ग का व्यक्ति चुनाव जीत जाता है और स्पर्श हार जाता है, क्योंकि हमें वहां स्पर्श को जिताना है, तो इसलिए सामान्य का व्यक्ति फिर इस्तीफा दे देगा, फिर होगा। मान लीजिए फिर अगर जनरल कैटेगरी वाला व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो इस्तीफा देगा। तो जब तक स्पर्श नहीं जीतेगा तब तक यही प्रक्रिया चलेगी। अब देखो आपको हंसी आई कि नहीं आई। ऐसी कार्ययोजना महात्मा गांधी ने रखी। बाद में बाबा साहब ने जब उनसे बात किया कि हम महात्मा गांधी से स्वयं बात करना चाहते हैं, तो 21 दिसंबर को बाबा साहब जाते हैं सीधे जेल में, वही नर्मदा जेल में महात्मा गांधी से मिलते हैं और बात करते हैं। तो महात्मा गांधी का नहीं, वो तो हमने ऐसे रख दिया था, वास्तव में ये कार्ययोजना ठीक नहीं है, अब आप कार्ययोजना रखिए कुछ। मेरे साथियों 22 सितंबर को ऐसे दिन में, ये जो टाइमिंग है यही टाइमिंग थी, मीटिंग होती है और मीटिंग लगभग 6 घंटा चलती है। 6 घंटे के बाद बाबा साहब को समय दिया जाता है कि आप आज रात में ही 9 बजे तक, 2:30 बजे मीटिंग खत्म हो जाती है और 9 बजे आप कार्ययोजना रखिए। क्या कि आप कौन सी कार्ययोजना रखते हैं, अगर महात्मा गांधी को मान्य होगा तो आमरण अनशन खत्म हो जाएगा। 22 सितंबर की रात 9 बजे तक का समय दिया गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और उनके साथ बाबा साहब के जो साथ में चलने वाले वो भी लोग थे, डॉक्टर सोलंकी थे। रात के 9 बजे तक बाबा साहब लग गए। 2:30 बजे कब खाना खाया होगा नहीं खाया होगा ये बात आप समझ सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात हो रही हो तो खाना पीना किसी को याद नहीं रहता। आज ज्ञापन देना था, मैंने दवाई खाया और सीधे डॉक्टर साहब के आदरणीय राकेश चंद्रा जी, बलबीर सिंह जी, आपके कहने पे मैं चला आया। मुझे एक विश्वास था कि अगर ज़्यादा बीमार होंगे तो डॉक्टर साहब के अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। ये भी एक विश्वास था, सही होता है। से रात के 10 बजे मेरे साथी
रात के 10 बजे बाबा साहब ने कार्य योजना तैयार कर ली। 9 बिंदु बाबा साहब ने उसमें रखे। 9 बिंदु बाबा साहब चाहते थे कि जो कि दोहरा मताधिकार और पृथक चुनाव क्षेत्र ये हटना है, इसकी जगह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र आएगा। लेकिन उसमें सीटों की बढ़ोतरी, डॉक्टर साहब ने भी शुरुआत में बताया, बिल्कुल सही बात। तो इस पर जाकर फिर पेच फंसा। हालांकि ये जब जानकारी दी कार्य योजना की पंडित मदन मोहन मालवीय ने और उनकी टीम ने महात्मा गांधी को, तो ये लौट कर बाबा साहब को कहते हैं कि वो आपकी कार्य योजना महात्मा गांधी ने मान्य नहीं की। बाबा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा साहब ने कहा कि हम स्वयं मिलना चाहते हैं, हम स्वयं मिलना चाहते हैं महात्मा गांधी से। फिर 23 सितंबर को बाबा साहब मिलने के लिए जाते हैं। 23 सितंबर 1932 को बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर। बाबा साहब कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के सामने जैसे ही हमने कार्य योजना रखी, महात्मा गांधी ने सारे बिंदुओं को मान लिया। अब विचार करने वाली बात है, ये जो चमचे बीच में थे ये गड़बड़ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। महात्मा गांधी के सामने जब बाबा साहब स्वयं पहुंचे तो महात्मा गांधी सारी जो बाबा साहब की कार्य योजना थी का बहुत अच्छी कार्य योजना है और मुझे ये मान्य। 23 सितंबर को लगभग फाइनल हो जाता है कि कल 24 सितंबर को करार बनेगा, उससे सब लोग हस्ताक्षर करेंगे। ध्यान रहे, महात्मा गांधी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। जब हम इस बात को कहते हैं कि ये गांधी अंबेडकर का समझौता है तो ये गलत बात है। बाबा साहब स्वयं कहते हैं 29 सितंबर 1934 को, इसी तरह से 24 सितंबर 1934 को पूना पैक्ट की याद में एक मीटिंग होती है, तो बाबा साहब कहते हैं ये गलत बात है। लोग जो प्रचारित कर रहे हैं कि गांधी अंबेडकर का समझौता है, गांधी अंबेडकर का समझौता नहीं है, ये हिंदुओं और अस्पृश्यों का समझौता है। उस समझौते में एक बात जो अटक रही थी वो ये महात्मा गांधी कह रहे थे कि 5 साल के बाद इसको जो है खत्म कर दिया जाए, इस व्यवस्था को। जो प्रतिनिधित्व का है, राजनीति में खास प्रतिनिधित्व की बात हो रही थी। और उसके बाद में तो बाबा साहब कहते हैं बताइए, जो 2000 सालों से गुलामी झेलता आया 5 साल में क्या होगा? 5 साल में बदल जाएगी पूरी स्थिति। फिर अंततः ये तय हुआ। मेरे साथी ध्यान रखिएगा, हम जितनी बात कह रहे हैं डीएम साहब की ऑफिस के सामने कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं और भारत सरकार की बात को कह रहे हैं। लेकिन भारत सरकार का जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है उसकी बात को हम कह रहे हैं। उसमें ये बात जब सहमति नहीं बनी कि कितने साल में, तब फिर ये सहमति बनी कि जब कभी ये 10 साल का बाउंडेशन भी नहीं, ये कब आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। हम अभी स्टडी कर रहे हैं, कभी आएगा तो हम आपको बताएंगे। उसमें समझौता ये हुआ अंततः 24 सितंबर 1932 को कि जब हिंदू और अस्पृश्य समाज इनके बीच जनमत संग्रह होगा, और जनमत संग्रह में जब ये तय हो जाएगा कि अब ये व्यवस्था जो आरक्षण की है, राजनीति में ध्यान रहे, शिक्षा नौकरी की बात नहीं हो रही, प्रोन्नति की बात नहीं हो रही, इसको समाप्त कर दिया जाएगा जनमत संग्रह के आधार पर। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसका न्यायिक समीक्षा करेगा। तो उसके मूल में अगर जाएंगे तो जनमत संग्रह की बात की गई है। और इसलिए 24 सितंबर 1932 को ये जो पूना पैक्ट हुआ, एक बात पूरी तरह से क्लियर हो गई कि इसमें महात्मा गांधी ने जो अस्पृश्यों को दोहरा मताधिकार और पृथक चुनाव क्षेत्र मिला था, उस अधिकार को छीनने का कार्य किया। उसकी जगह एक बात पर और बात अटकी थी जिसमें लंबी बहस हुई। हिंदू पक्ष चाहता था कि 130 सीटें मिले अस्पृश्यों को, बाबा साहब चाहते थे 197 सीटें मिले अस्पृश्यों को। अंततः जब मोहलभाव होता तब गाड़ी बीच में अटकती है। अंततः जो सहमति बनी वो 148 सीटों पर बनी, और उसी के तहत आज 131 सांसद पूरे देश में हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो ये है इतिहास आज 24 सितंबर पूना पैक्ट का, और इसका निष्कर्ष आपने निकाल ही लिया होगा। और कोई भी व्यक्ति आज अगर हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि गोल में सम्मेलन से जारी हुआ जो 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड बहाल हो जाए, तो हमें किसी अधिकार की डिमांड करनी। जब 131 सांसद ये SC ST ही चुनेंगे तो वो SC ST की बात उठाएंगे।
भारतीय संविधान पे आँच आएगी तो वो बात उठाएंगे, उनकी जुबान खुलेगी, क्योंकि वोट तो हमारा चाहिए ना उनको, तो इसलिए हमारी बात उठाएंगे। इसलिए कम्युनल अवार्ड बहाल किया जाए, इस तरह की डिमांड और 15 सूत्री मांग हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं।